हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आजकल आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है कि हम एलएलएम के अलावा और भी इतनी चीजों के बारे में बता रहे हैं। कभी सेबी के बारे में बताने लगते हैं, कभी आईबीपीएस के बारे में बताने लगते हैं। तो इसका रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है, ध्यान से सुनो। कि क्लैट बहुत सारे बच्चों का लीगल एज आफ्टर कॉलेज से क्रैक हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी रैंक्स काफी पीछे आई हैं। तो ऐसे में क्या ये जो एग्जाम था, क्या ये एग्जाम आपके इंटेलिजेंस का प्रूफ है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी का प्रूफ है? बिल्कुल भी नहीं। वी टोटली अंडरस्टैंड कि आपका एग्जाम इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी थी या फिर आप तैयार नहीं थे। वो 24 पैसेज देख के इतना ज्यादा डर लग गया होगा कि आप पूरा पेपर शांत मन से कर ही नहीं पाए होंगे, है ना। तो दिस रिजल्ट इज नॉट अ टेस्टिमनी ऑफ योर एबिलिटी और योर केपेबिलिटी और योर इंटेलिजेंस और योर स्मार्टनेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रही है। बहुत सारी चीजें तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रही है। विच इज वाई हम एक पूरी सीरीज लेकर आए हैं जहां पे हम आपको हर उस एग्जाम के बारे में बताएंगे जो आपको देना ही चाहिए। वन ऑफ सच एग्जाम इज सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। सेबी ग्रेड ए के लीगल स्ट्रीम की जो वैकेंसी निकलती है, वो वैकेंसी इतनी अच्छी है कि यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट जुडिशरी, ऑल अबाउट एनी अदर एग्जाम। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम का जो साइकिल है, इसका नोटिफिकेशन हर साल आता है, ठीक है। तो अगेन वो वाली जो डर है जो जुडिशरी में लगता है कि जुडिशरी नहीं हुआ तो जुडिशरी का नोटिफिकेशन आएगा, नहीं आएगा, आया तो एलिजिबिलिटी चेंज हो सकती है। ये वाला डर इधर नहीं है। ये एग्जाम एवरी ईयर नोटिफाई होता ही है, ठीक है। कब होता है? जून जुलाई में। तो मैं आज से क्यों बता रही हूँ आपको जून जुलाई में बताना चाहिए? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास अभी भी अच्छे खासे 6 महीने का समय है। 6 महीने में आप अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिए, एक बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको बाद में जून जुलाई में जाके एकदम से ना लगे कि बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, है ना। तो चलो फटाफट देखते हैं कि एग्जाम क्या है, कितने स्टेजेस में होता है, क्या होता है, हर चीज। देखो, ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, 2023 का है। 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जून जुलाई में ही आएगा, है ना। तो लास्ट ईयर क्या था इसमें? सो आपका फॉर्म नोटिफिकेशन 22 तारीख को निकल गया था और 22 के बाद 9 जुलाई तक आपको समय दिया था, 10-12 दिन का अच्छा समय दिया था। इसके बाद जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन एग्जाम फॉर्म आप भर दोगे और एग्जाम इसका 1 महीने बाद ही होता है और ये हर साल ही होता है। तो हर साल जून जुलाई में नोटिफिकेशन आता ही है, हर साल इसका एक पेपर अगस्त में होता ही है। तो इसका एग्जाम जो है वो 3 फेजेस का है। पहला फेज 1 जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेकंड फेज 2 अगेन ऑनलाइन ही होता है और फेज 3 इंटरव्यू है। फेज 1 का जो ऑनलाइन एग्जाम है, ये एग्जाम आपका एमसीक्यू पैटर्न पे रहता है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फेज 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो प्री मेंस की तरह ही इसको समझ के चलो। और तीसरा है हमारा इंटरव्यू। उन सभी की डेट्स यहाँ पे बता दी है। फेज 1 जो था अगस्त में था, फेज 2 सितंबर में था, फेज 3 नवंबर दिसंबर में इसके इंटरव्यू हो जाते हैं। तो हर साल ऑलमोस्ट इन्हीं डेट्स पे ये एग्जाम कंडक्ट होता है। सीट्स कितनी थी? 25 सीट्स थी, ठीक है। अच्छी खासी सीट्स है, 25 सीट्स है। अनरिजर्व्ड की 11 थी, ओबीसी की 7 थी, एससी की 3, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की भी 2। तो सीट्स भी बहुत कम नहीं थी। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज जिसको देख के मुझे पता है तुम थोड़ा डरोगे, पर डरने की जरूरत नहीं है, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने एलएलबी या फिर बीए एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स, एलएलबी यानी 3 इयर्स का कोर्स या फिर 5 इयर्स का लॉ ग्रेजुएशन, आपने दोनों में से कुछ भी किया हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, दैट इज इनफ। साथ में एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस नाम की भी चीज है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है? ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 साल का अगर वर्क एक्स हो तो वो डिजायरेबल है। तो ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है। तो जो स्टूडेंट्स के पास वर्क एक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, आप बिल्कुल ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम आप दे सकते हो। अगर 2 साल का
2 साल का वर्क एक्स भी है तो जिससे सोने पे सुहागा, है ना। लेकिन बिना 2 साल के एक्सपीरियंस के, बिना वर्क एक्स के एग्जाम दिया जा सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा आपको एनरोल होना पड़ेगा एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, यानी एआईबी का एग्जाम आपका होना चाहिए कंप्लीट। अब इसमें जिस चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ वो है हमारी एज लिमिट। सो ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें जनरली 20 से 30 साल की ही एज होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी 30 साल की एज मैक्सिमम एज है, वो भी 31 मई को। 31 मई को अगर आपकी एज 30 से ज्यादा है तो आप इनएलिजिबल हो, लेकिन 30 से कम है तो आप एलिजिबल हो। इसके बाद देखिए, अब इसमें भी ना रिलैक्सेशन है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का वो है, रिलैक्सेशन है, नॉन क्रिमिलियर वाले के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो जो फेज 1 है, फेज 1 में 2 पेपर होंगे, फेज 2 में भी 2 पेपर होंगे, ठीक है। हर फेज के 2 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा वो किस बारे में होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में होगा। तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? जनरल अवेयरनेस, जिसमें कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, इस तरह के सवाल। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इजी टू मॉडरेट ही होगा, यानी बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और उसके बाद है रीजनिंग। ये 4 चीजें आपसे पेपर 1 में पूछी जाएगी। यानी पेपर 1 में आपको लॉ का कुछ काम नहीं है। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट, ये 4 ही चीजें पूछी जाएंगी। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा आपका पेपर 1, जिसमें से मिनिमम 30 आपको लेकर आना ही है, अदरवाइज आप ये एग्जाम का फेज 2 लिख ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली इसका जो पेपर 2 होगा, यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यूज होंगे। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट कौन से लीगल सब्जेक्ट्स हैं? तो एस आईबीपीएस एसओ की तरह इस एग्जाम का भी स्पेशलाइज्ड जो सेक्शन है सब्जेक्ट्स का, वो जाहिर सी बात है वैसे सब्जेक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं। अच्छी बात ये है कि आईबीपीएस में देखो तो कुछ नहीं बताया है ना, वहां पे सिलेबस नहीं बताया, सब्जेक्ट पूछे क्या जाएंगे, बस बोला प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा, ये भी बताया है। ये सारी चीजें एनेक्स्चर में दी हुई है, हम वहां पे भी पूछेंगे। इसके बाद जो दूसरा पेपर है ये भी 100 मार्क्स का है, और इसमें एग्रीगेट, इसमें आपका कट ऑफ 40% है। आपको दोनों पेपर में कम से कम 40% लेकर आना है, मिला के एग्रीगेट दोनों पेपर में कम से कम 40% लेकर आएंगे, तभी आप इस एग्जाम को कर पाएंगे। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पे रहेगा। फेज 2 में क्या करना है? तो फेज 2 में भी जो 2 पेपर होंगे, फेज 1 फेज 2 दोनों में ही 2 पेपर होंगे। फेज 1 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसके अलावा 70 मल्टीपल, हाँ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट होगा। 60 मिनट का टाइम है, कट ऑफ 30 है, यानी 30 मार्क्स आपके आने चाहिए। पेपर 2 में आपको एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाएंगे। 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेशलाइज सब्जेक्ट से। ये कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि एनेक्स्चर में दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट का वो भी बताया हुआ है कि किसका कितना वेटेज रहेगा। इसके बाद 3 सवाल आपके 10 10 नंबर के स्पेशलाइज सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। अब एक अच्छी बात जो आईबीपीएस जो सेबी के बारे में है वो ये है कि ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, फेज 2 के पेपर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उन्हें आप हिंदी में भी आंसर कर सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश में आंसर करिए, हिंदी में आती है तो हिंदी में करिए। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो आप हिंदी में नहीं दे सकते ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा एग्रीगेट इसमें कितना चाहिए आपको? कम से कम 50% इसमें चाहिए। इसके बाद, ठीक है, ठीक। अब इंटरव्यू में कितने कोई, अगर अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका इंटरव्यू 13.5 मार्क्स में से होगा, ठीक है। 13.5 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स होंगे, इसमें से आप जितने भी स्कोर करें, 13.5 मैक्सिमम मार्क्स में आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास वो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तब आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 नंबर पे होगा। तो यानी 1.5
मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने का स्कोप है, मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, मिलेगा ही ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्कोप है। 15 मार्क में आपका इंटरव्यू होगा अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्स है, और 13.5 मार्क में जो लोगों का वर्क एक्स नहीं है उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इसके बाद इस पे आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, सैलरी, पैसा कितना मिलेगा। सो इसका जो पे स्केल है वो पे स्केल बहुत बहुत अच्छा है। देखो जरा क्या कह रहे हैं ये, कि आपका जो एंट्री लेवल रहेगा वो रहेगा 45, 500, 250। ये जो पूरा बेसिक पे का वो बताया हुआ है, स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये बताया। अब तुम बोलोगे 45,000 की जॉब है बस, नहीं नहीं, इधर देखो, अगर आप बिना अकोमोडेशन के जॉब में आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1,49,500 आपको मिलेगा, यानी 1.5 लाख लगभग, 1.5 लाख सैलरी पर मंथ आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अकोमोडेशन के साथ जाते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो रहेगी 1,11,000। तो अकोमोडेशन लेना है नहीं लेना है ये तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन दोनों ही केस में सैलरी बहुत अच्छी है। तो विच इज वाई ये एग्जाम आपको देना ही चाहिए, यू मस्ट गिव दिस एग्जाम, राइट। इसके अलावा मेडिकल, इसके अलावा बेनिफिट्स और क्या क्या मिलते हैं, सैलरीज के अलावा बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, तो आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, लीव फेयर कंसेशन मिलता है, इसके अलावा एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी अलाउंस मिलता है। इसके अलावा बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, यानी वो सारी सुविधाएं जो किसी जज को मिलती है वो सारी सुविधाएं आपको भी यहाँ पे मिलेंगी। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, ठीक। अब इसके बाद सेंटर्स क्या क्या होते हैं ये तो मैं नहीं इस पे आ रही हूँ। इसके अलावा फीस, इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, 1,000 रुपए फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, SC ST PWD के लिए 100 रुपए। अब आओ कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा टू क्लियर दिस एग्जाम। तो एनेक्स्चर पे ही आ रहे हैं हम, सीधे एनेक्स्चर पे ही जाते हैं जहां पे इसका पूरा सिलेबस बताया हुआ है। ये रहा सिलेबस। तो देखो याद रखो, पेपर 1 पेपर 2, फेज 1 फेज 2 दोनों में ही दो पेपर्स होते हैं, दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, है ना। पेपर 1 के फेज 1 में भी एमसीक्यूज पूछे जा रहे थे, है ना। तो कौन से किस चीज पे पूछे जाएंगे एमसीक्यू, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, प्रियम्बल, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, 5, 6, पार्ट 8, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेटेज कितना है, 20। तो अगर इतना कर लिया, पार्ट 9A, 9B, 11, इतना कर लिया तो 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और स्पेसिफिक रिलीफ। अगर इतना कर लिया तो 25% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा सीपीसी में भी कितना चीजें आएंगी वो भी बताया है, 25% वेटेज सीपीसी का भी है। टीपीए, आर्बिट्रेशन लिमिटेशन, इन सबको मिला के, सीपीसी, टीपी, आर्बिट्रेशन लिमिटेशन, इन सबको मिला के 25% का वेटेज है। जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा टर्म्स एंड मैक्सिम, इसके लिए टोटल वेटेज है आपका 20%। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए 10%। तो ये फेज 1 का पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस है। अब फेज 2 के पेपर 2 का सिलेबस देखो। सो क्रिमिनल लॉ पूछा जाएगा, क्रिमिनल लॉ में आपसे आईपीसी पूछा जाता है, सीआरपीसी पूछा जाता है, लॉ ऑफ एविडेंस भी पूछा जाता है। सब कुछ मिला के 30% का वेटेज है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉज में कौन से लॉज पढ़ने हैं, कंपनी पढ़ना है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ना है, आईबीसी पढ़ना है, इसका 30% का वेटेज है। फिर सिक्योरिटी लॉज में, जिसमें आप ये लंबी लिस्ट देख रहे हैं, इसका वेटेज सिर्फ 40% है। अगर इसे नहीं भी करते हो या फिर सब कुछ नहीं करते हो, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो भी आप 60-70% वेटेज का लगभग पूरा सिलेबस करके जा रहे हो, है ना, विच इज अ गुड थिंग। तो इसमें क्या आता है, सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, SCR एक्ट पूछा जाता है। इसके बाद सेबी पूछा जाता है, डिपॉजिटरी एक्ट पूछा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये पूछा जाता है, सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्ट पूछा जाता है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूछा जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग,
ये भी पूछा जाता है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन, ये सारे एक्ट्स पूछे जाते हैं। तो सभी का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इन सारे एक्ट से डर रहे हो तो डरो मत, क्योंकि बाकी चीजें अगर कर ली तो भी वेटेज अच्छा खासा आप कवर कर लोगे। सो इस एग्जाम की तैयारी में समय कितना लगता है? इस एग्जाम की तैयारी में लगभग 6 महीने लगते हैं। विच इज वाई अगर क्लैट अभी अभी बिगड़ा है, सोच रहे हो कि क्या करना है, तो हमेशा प्लान बी लेके चलो। देखो मुझे पता है सीयूईटी देने वाले हो, आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम आ रहा है वो देने वाले हो तुम। इसके अलावा टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के लिए फिर से सीयूईटी देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें दे रहे हो, मुझे पता है तुम वो सारे एग्जाम देना चाह रहे हो, लेकिन हमेशा प्लान बी के साथ एक्शन में आओ। प्लान बी की तैयारी प्लान वन के साथ, प्लान ए के साथ ही करो। तो इसीलिए इन सारी चीजों की तैयारी करने में आपको लगभग 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए क्वांट भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है ना, तो लगभग 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने में तैयारी करोगे कहाँ से? तो उसके लिए आपके पास है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सो लीगल एज आफ्टर कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन कोर्सेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद लॉ पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक क्लैट पीजी के कोर्सेज दिख रहे हैं और एक आईबीपीएस एसओ लॉ के कोर्सेज दिख रहे हैं। तो अगर आप अभी आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, अभी जो 30th को एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप ये वाला बंडल ले लो, क्योंकि प्रीलिम्स की बेहतरीन तैयारी हो रही है, साथ में 5 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा, राइट? तो 499 का है, ये अभी ले लो। अगर 6 महीने आगे का सोच रहे हो, 6 महीने आगे का टारगेट कर रहे हो, तो फिर ये कोर्सेस ले सकते हो। बैंकिंग वन बैच नाम है इसका, इसमें बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। सेबी, आईबीपीएसएसओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो इसीलिए इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये वाला सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 6 मंथ्स का भी है, 12 मंथ्स का भी है, 18 मंथ्स का भी है। फोर्थ ईयर में हो तो भी कर सकते हो तैयारी साथ साथ में, फोर्थ फिफ्थ ईयर में हो तब भी तैयारी कर सकते हो, सिर्फ 6 महीने ही दे सकते हो तो भी तैयारी कर सकते हो, तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है जल्दी। इस वीडियो को सेव करो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उन सारे लोगों के साथ शेयर करो जिनको आपको लगता है कि प्लान बी की बहुत जरूरत है और उनका प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Have a good day ahead.